नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मकर संक्रांति के पर्व की अपनी एक अलग महत्व है दोस्तों। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं। जो लोग त्रिवेणी पहुंच पाए, प्रयागराज पहुंच पाए, उन्होंने त्रिवेणी और प्रयागराज के संगम में स्नान किया। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हुई और वो तस्वीर थी समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव की। दरअसल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव ने भी गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन उन्होंने गंगा में डुबकी संगम में नहीं बल्कि हरिद्वार में लगाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आखिर अखिलेश यादव ने हरिद्वार में मां गंगा में डुबकी लगाई, उसको लेके क्या चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को प्रयागराज के संगम में डुबकी लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यहाँ भी राजनीति को प्राथमिकता दी, आस्था को नहीं, अपनी श्रद्धा को नहीं। तो वीडियो की शुरुआत करें और डिटेल में आपको इसके बारे में बताएं। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि अखिलेश यादव ने हरिद्वार में मां गंगा में डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया और लिखा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया और मैंने मां गंगा में डुबकी लगाई। दरअसल एग्जैक्टली यही नहीं लिखा था उन्होंने, बल्कि उनके लिखने का भाव यही था। इस बात पे भी कुछ लोगों ने अखिलेश यादव का हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाना राजनीतिक चर्चाओं का विषय हो गया। राजनीतिक चर्चाएं इसलिए क्योंकि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। लोगों ने अपने अपने अनुसार से उनके इस तस्वीर को और गंगा में डुबकी लगाने को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मिल्कीपुर में चुनाव है और जब भी चुनाव आता है तभी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिंदू धर्म और हिंदू आस्था की याद आती है। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि कुछ समय पहले तक वो संगम की जो तैयारियां थी, महाकुंभ को लेके उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी तैयारियां थी या महाकुंभ को जिस तरीके से आयोजित किया जा रहा था उस पे भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव आया वैसे ही अखिलेश यादव मां गंगा में डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया ताकि उससे उन्हें जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं उसमें फायदा हो सके। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें की, कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करने लगे। लोग यहाँ तक कहने लगे कि अगर उन्हें डुबकी लगानी ही थी तो वो हरिद्वार के बजाय प्रयागराज भी जा सकते थे, प्रयागराज के संगम में जाके वहां डुबकी लगा सकते थे, क्योंकि संगम में डुबकी लगाना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता। क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है वो 144 सालों के बाद आया है और इस बार के महाकुंभ का जो योग है वो 144 सालों के बाद ऐसा योग बना है। मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस, पिछले वीडियोस में ये भी बताया है कि किस तरीके से इस बार का जो महाकुंभ है वो कितना कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। क्योंकि इस बार के महाकुंभ का जो योग है वो लोग ये कह रहे हैं या साधु संत ये कह रहे हैं कि वो योग 144 सालों के बाद तो आया ही है, साथ ही साथ ये योग उस समय के योग से मिलता है जब समुद्र मंथन हुआ था। उस समय भी यही और इसी तरीके का योग था। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि किस तरीके से महाकुंभ को लेके जो आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने किया है और जिस तरीके से वहां देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके के आयोजन हैं और जितनी भीड़ जमा हुई है उसके बारे में पूरे मीडिया, सोशल मीडिया में बात हो रही है। ना कि सिर्फ देश की ही मीडिया और सोशल मीडिया में बल्कि विदेशों में भी इसकी काफी चर्चा है। साथ ही साथ इस्लामिक राष्ट्रों में भी इसकी बात हो रही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसकी चर्चाएं हैं कि इस बार का जो महाकुंभ है और जिस तरीके से वहां श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा है, जिस तरीके से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं श्रद्धा भाव से, वो वाकई अद्भुत है। अखिलेश यादव जब गंगा में डुबकी लगा के बाहर निकले और वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, यानी कि मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी उनसे मीडिया के कुछ बंधुओं ने पूछा कि आखिर वो संगम कब जा रहे हैं। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि जब मां गंगा बुलाएंगी संगम के लिए तो वो संगम भी चले जाएंगे।
दोस्तों अब देखना होगा कि आखिर अखिलेश यादव कब संगम पहुंच रहे हैं और कब वो प्रयागराज के त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे और क्या उसके तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। खैर इसके लिए हमें वेट करना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और अभी 45 दिनों तक महाकुंभ चलेगा और जिस तरीके से वहां श्रद्धालुओं और भक्तों का जमावड़ा हो रहा है, उसको देखते हुए ये कहना कि इस बार का जो महाकुंभ है शायद वो पिछले सभी कुंभ या महाकुंभों में लोगों के एकत्रित होने के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। साथ ही साथ इस बार का जो महाकुंभ है वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी अट्रैक्शन पा रहा है और काफी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। सिर्फ महाकुंभ के प्रति ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के प्रति भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। कई सारे ऐसे तस्वीर सोशल मीडिया से निकल के आ रहे हैं जिसमें काफी सारे विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे हैं और मीडिया से रूबरू होते हुए जब उनके अनुभवों के बारे में उनसे पूछा जा रहा है तो वो सिर्फ एक ही शब्द कह रहे हैं कि इस बार का जो महाकुंभ है, यहाँ का जो आयोजन है वो अद्भुत है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। दरअसल मिल्कीपुर अयोध्या या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। आपको ये भी बता दूं कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या फैजाबाद की सीट 2024 लोकसभा चुनाव में जीती थी, उनके पुत्र को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने वहां के एक जिला परिषद कैंडिडेट को एमएलए की टिकट दी है। अब जैसा कि होता है चुनाव आने पे वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो जाती है। ठीक उसी तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेके भी देखने को मिल रहा है। मिल्कीपुर चुनाव जहां एक तरफ बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है, क्योंकि अयोध्या की सीट हारने के बाद 2024 लोकसभा में बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है कि मिल्कीपुर चुनाव को वो इस बार के उपचुनाव में जीत पाए, क्योंकि बीजेपी को ये साबित करना है कि अयोध्या की जो सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है, साथ ही साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 35 से ज्यादा सीटें जीती हैं, वो सिर्फ एक तुक्का है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और ये दोबारा से उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के चुनावों में नहीं होने वाला। इसके अतिरिक्त 2027 के चुनाव पे भी दोनों पार्टियों की नजर है और उसी को देखते हुए सारी तैयारियां, राजनीतिक तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों देखना होगा कि आखिर किस तरीके से चीजें घटित होती हैं और मिल्कीपुर चुनाव का परिणाम क्या होता है। क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी 2024 के अपने सफलता को दोहराती है या बीजेपी इस बार खुद को साबित कर देती है और साथ ही साथ ये भी साबित कर पाती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था और उसके जो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे वो सिर्फ तुक्का हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।